नमस्कार मित्रों, मैं दीपक सिकवाल एक बार फिर आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, कोरोना के इस विकट महामारी के दौर में ईश्वर से आपके और आपके परिजनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और इसी के साथ अब मैं आता हूं अपने अध्ययन के विषय पर। तो मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। अगर हम बात करें परीक्षा की दृष्टि से, तो परीक्षा में इस अध्याय से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और ये अध्याय भाषा के एक संक्षिप्त, विशिष्ट और श्लिष्ट रूप को हमारे सामने रखता है। लंबे चौड़े बातों को, वाक्यों को हम कम से कम शब्दों में व्यक्त करने की जो एक कला है, लेखन की और वाचन की जो एक कला है, शब्दों की जो कारीगरी है, वो कारीगरी हम इसी अध्याय के द्वारा सीखते हैं। मित्रों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय समास की। तो आज हम समास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे मित्रों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि समास शब्द में भी शब्दों का योग ही होता है, शब्दों का संयोजन ही होता है। और इसमें ये संयोजन संधि के द्वारा भी होता है, संयोग के द्वारा भी होता है, यानी शब्दों के योग से ध्वनि में परिवर्तन आए, ऐसे शब्द भी बनते हैं। बिना ध्वनि में परिवर्तन आए, केवल संयोग के द्वारा जो शब्द जुड़ते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये समास की एक साधारण सी पृष्ठभूमि होती है। अब हम यदि बात करें समास शब्द की व्युत्पत्ति की, तो समास शब्द की व्युत्पत्ति, या इसको कह सकते हैं निष्पत्ति, यानी समास शब्द की जो रचना है वो किस प्रकार से हुई है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो मित्रों, समास शब्द की जो रचना है ये सम उपसर्ग के साथ में अस धातु के योग में संस्कृत के घय प्रत्यय से समास शब्द बना है। ये इनकी एक विशिष्ट कार्य प्रक्रिया है जिसके तहत शब्द क्या बना है, समास बना है। हम बात करते हैं समास शब्द के शाब्दिक अर्थ की, कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मित्रों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी कि लंबे चौड़े वाक्यों में कही जाने वाली बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? संक्षिप्तीकरण कहलाता है। और यही संक्षिप्तीकरण, वाक्यों का एक चंद शब्दों में अर्थ ज्ञापन कर देना ही समास का मुख्य कार्य है। अब हम बात करते हैं कि समास का विलोम शब्द क्या हो जाता है। समास का विलोम शब्द, तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि समास का अर्थ संक्षेप होता है, तो संक्षेप का जो विलोम क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है, व्यास हो जाता है। तो इस प्रकार समास का विलोम शब्द क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। यानी समास में हम शब्दों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करते हैं, जबकि व्यास में उन्हीं शब्दों का विस्तृत अर्थ बोध करवाया जाता है व्यास प्रक्रिया के अंतर्गत। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि समास का जो एक विलोम शब्द है वो क्या हो जाता है? समास का विलोम शब्द हो जाता है व्यास। अब हम बात करते हैं समास की एक व्यवस्थित परिभाषा क्या हो जाती है। हम बात करते हैं समास की परिभाषा। समास किसे कहते हैं? यहाँ से सवाल आपके अध्ययन में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परिभाषा की यदि हम बात करें तो समास की जो परिभाषा है बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही व्यवस्थित और सुलझी हुई परिभाषा है। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। बस ये छोटी सी इसकी एक परिभाषा है। दो किताबों में, पुस्तकों में कुछ ऐसा भी लिखा हुआ था, दो या दो से अधिक, तो अधिक पद हो सकते हैं, लेकिन समास प्रक्रिया का जो सहज लक्षण है वो केवल दो शब्दों से ही लिया जाता है। हाँ, विशेष प्रसंगों में हम देखते हैं कि कई बार दो से अधिक शब्द भी संयोजित हो जाते हैं। सामान्य लक्षण दो का ही है, तो हम लिखेंगे दो शब्दों के सार्थक मेल को, दो शब्दों के सार्थक मेल को
क्या कहते हैं? समास कहते हैं, समास कहते हैं। अब कई बार कुछ पुस्तकों में यूं विद्यार्थी को भ्रमित किया जाता है कि सार्थक शब्दों के मेल को या शब्दों के सार्थक मेल को, तो मित्रों यहाँ पर आपको ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से जो प्रवृत्ति है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जहाँ पर शब्द जुड़ते हैं वो शब्द सार्थक हो निरर्थक हो, इस बात से ज़्यादा सरोकार नहीं है, लेकिन सरोकार इस बात से है कि हम यहाँ पर संयोग करने के लिए जिन शब्दों का चुनाव करते हैं, जिन शब्दों को हम चुनते हैं, वो शब्द किसी न किसी व्याकरण की इकाई के अंतर्गत आने चाहिए। और व्याकरण की इकाई के अंतर्गत आने की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः हम देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय जो शब्दांश होते हैं, सामान्यतः इनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता है। तो सार्थक शब्द की हम यहाँ पर बात इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि यदि उपसर्गों से शुरू होने वाला कोई शब्द हो गया तो यहाँ पर उपसर्ग को हम सार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, उपसर्ग को हम एक सार्थक शब्द नहीं कहेंगे। तो इसलिए सार्थक शब्दों का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब शब्द संयोजित हो जाते हैं, जब शब्द जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद में शब्दों का सार्थक होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जुड़ने के बाद में शब्दों का एक निश्चित अर्थ हो जाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस चीज़ को यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि शब्द जुड़ने वाले सार्थक हो या ना हो, लेकिन जुड़ने के बाद जो एक शब्द का रूप बनता है वो रूप क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। तो मित्रों, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये इसकी एक व्यवस्थित परिभाषा हो जाती है। तब हम बात करते हैं समास के साथ आने वाली कुछ और भी प्रक्रियाएं होती हैं, और वो प्रक्रियाएं क्या कौन कौन सी है, कैसे कैसी होती है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा एक बार परिचय जान लेते हैं। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हम देखते हैं कि बहुधा इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करते हैं सामासिक पद की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? सामासिक पद। सामासिक पद। तो मित्रों, ये जान लेना यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सामासिक पद किसे कहते हैं। तो किसी वाक्य में समास करने के लिए हम जिन दो शब्दों का चयन करते हैं, जिन दो शब्दों को चुनते हैं, उन चुने हुए दो शब्दों को हम क्या कहते हैं? सामासिक कहते हैं। एक व्यवस्थित शब्दों की परिभाषा में आप इसको इस प्रकार से लिख लोगे कि किसी वाक्य या कथन में, किसी वाक्य या कथन में न्यूनतम रूप से चिह्नित वे दो पद जिन्हें संयुक्त करने मात्र से ही संपूर्ण कथन का अर्थबोध हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सामासिक पद कहा जाता है। उन्हें सामासिक पद कहा जाता है। तो ये परिभाषा हो गई किसकी? सामासिक पद की। परिभाषा थोड़ी बड़ी आपको लग जरूर रही होगी, लेकिन व्यवस्थित जो परिभाषा है वो सामासिक पद की एक यही होती है कि सामान्यतः हम जो वाक्य बोलते हैं, उन वाक्यों का जब हम समास करते हैं तो समास करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो अर्थ उन लंबे चौड़े वाक्यों का है, समास प्रक्रिया के अंतर्गत उन वाक्यों को लेकर के और संक्षेप में उनका अर्थ प्रकट कर देना समास कहलाता है। और संक्षेप में अर्थ करने के लिए हम उन वाक्यों से जुड़े हुए किसी प्रासंगिक नए शब्द की चर्चा नहीं करेंगे, जबकि उन्हीं वाक्यों के कुछ अंश को हम ग्रहण करेंगे, कुछ अंश को हम हटा देंगे बीच में से। तो जिस अंश को हम ग्रहण करेंगे, जिन शब्दों का हम संयोग करने के लिए चुनेंगे, उन चुने हुए दो शब्दों को क्या कहा जाता है? सामासिक पद कहा जाता है। किसी वाक्य या कथन में न्यूनतम रूप से कम दो शब्दों को हमें चुनना है,
जिन्हें संयुक्त करने से यानी उन चुने हुए शब्दों की योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि यदि हम उन दो शब्दों को साथ साथ रख दें तो वही अर्थ प्रकट हो जो उस पूरे वाक्य का अर्थ प्रकट हो। तो ऐसे चुने हुए शब्दों को हम क्या कहेंगे? सामासिक पद कहेंगे। इसी के अंतर्गत जो एक दूसरी परिभाषा एक और आ जाती है, वो परिभाषा आ जाती है समस्त पद। हम अब परिभाषा लिखने जा रहे हैं किसकी? समस्त पद की। समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद क्या होता है? तो सामासिक पद की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि वाक्य में शब्दों का केवल चयन करते हैं, और समस्त पद में हम क्या करते हैं कि हमने जिन शब्दों का चयन किया है उन शब्दों को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, संयुक्त कर देते हैं, और जोड़ने के बाद जो एक नया शब्द बनता है उस नए बने शब्द को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। आप ज़रा इसके शब्दों से बंधी हुई जो एक परिभाषा है उस परिभाषा पर आप गौर कीजिएगा कि सामासिक पदों के योग से निर्मित नवीन पद रचना को क्या कहा जा सकता है? समस्त पद कहा जाता है। तो सवाल आ जाए समस्त पद किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सामासिक पदों के योग से जो एक नया शब्द बनता है उस नए बने हुए शब्द को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। कैसे सामासिक पदों को हम चुनते हैं वाक्यों में से, किस प्रकार से उनका समस्त पद बनाते हैं, हम आगे एक डायग्राम के द्वारा इन तमाम प्रक्रियाओं को समझेंगे, विस्तृत रूप से समझेंगे। थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिएगा। जुड़ी हुई इनसे जो एक और परिभाषा है हम उस परिभाषा को भी साथ में एक बार रख लेते हैं, और उसके बाद में इन तीनों परिभाषाओं को उस उदाहरण के द्वारा हम बहुत ही व्यवस्थित रूप से समझेंगे। तीसरी जो परिभाषा हो जाती है वो परिभाषा हो जाती है समास विग्रह। ये परिभाषा किसकी हो जाती है? समास विग्रह की परिभाषा हो जाती है। समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समास विग्रह की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी समस्त पद में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रयुक्त जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को पृथक करके एक वाक्य के रूप में जो लिखने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा इसकी हो जाएगी किसी समस्त पद में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में प्रयुक्त सभी पदों को पृथक करके एक वाक्य के रूप में लिखने की प्रक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। मित्रों, ये तीनों परिभाषाएं जो मैंने आपको लिखवाई है, समास के साथ चलने वाली जो ये समास की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली उनकी पारिभाषिक शब्दावली है, ये तीनों परिभाषाएं आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा सबसे पहले, और उसके बाद में इस पूरी प्रक्रिया को जो आगे मैं डायग्राम बना रहा हूँ उस डायग्राम के द्वारा आप इन तीनों परिभाषाओं को उसमें अप्लाई करके एक बार आप समझने का भी प्रयास कीजिएगा। ये तीनों परिभाषाएं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है समझना, क्योंकि जब तक हम किसी भी अध्याय की एक संपूर्ण प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, उसकी प्रक्रिया के क्रम को नहीं समझेंगे, उसकी प्रक्रिया क्रम में आने वाली जो विशेष परिस्थितियां हैं उनको नहीं समझेंगे, तब तक हम कभी भी उस अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, हम इस बात की कोई दावेदारी नहीं कर सकते। तो इसलिए इन तीनों प्रक्रियाओं को समास के साथ में ही
पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इन तीनों प्रक्रियाओं को एक विशेष डायग्राम से समझने के विषय में। तो हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिख दिया है, मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, बादल के समान है सांवला जो। बादल के समान है जो सांवला, ये इस प्रकार का एक हमारे सामने कथन आ गया। और इस कथन का हमें क्या करना है? इस कथन का हमें करना है समास। क्या करना है? समास। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? समास का मतलब संक्षिप्तीकरण, यानी कि ये जो पूरा का पूरा वाक्य है, इस पूरे वाक्य का अर्थ केवल एक शब्द में आ जाना चाहिए। यानी पूरे सिंधु को, पूरे समुद्र को एक बिंदु में समाहित करने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया क्या है? समास है। तो सिंधु को बिंदु में समाहित करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर समास के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गौर करना होगा सामासिक पदों पर, यानी कि जब हम इस वाक्य का समास करेंगे तो वाक्य में हम किन किन शब्दों को चुनेंगे, हमें सबसे पहले तो उन शब्दों का चयन करना है। तो मित्रों, बादल के समान है जो सांवला, ये पूरा कथन है। इसमें जुड़कर के भी इसी के समान अर्थ देने वाले जो शब्द हैं, वो शब्द मुझे यहाँ पर जो नज़र आने वाले शब्द हैं, वो शब्द नज़र आ रहे हैं। पहला शब्द हो जाएगा बादल और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? सांवला। यानी मैं ये मानता हूँ कि बादल और सांवला कुछ भाषागत रूप परिवर्तन के साथ में यदि हम इन शब्दों को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इन दोनों के योग से जो एक शब्द बनेगा, वो शब्द वही होगा, उसका अर्थ वही होगा जो इस पूरे वाक्य का अर्थ है। तो अब हम एक प्रयत्न साध्य की अगर बात करें, मुख सुख की यदि एक बात करें, संक्षेप में क्या चीज़ समझ में आती है, यदि हम इसकी बात करें तो निश्चित रूप से एक वाक्य की अपेक्षा एक शब्द के जरिए वो अर्थ बहुत ही सहजता से हमारे समझ में आ जाता है। तो इस पूरे वाक्य में से मैंने बादल और सांवला इन दो शब्दों को चुन लिया है। मेरे द्वारा चुने गए जो ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों को आप क्या कहोगे? इन दो शब्दों को आप कहोगे सामासिक पद। क्या कहोगे? सामासिक पद। क्योंकि यही वो दो शब्द हैं कि इन दो शब्दों को यदि हम साथ साथ रख देंगे तो जो नया जो अर्थ है, वो अर्थ वही रहेगा जो इसका पूरे वाक्य का अर्थ है। तो चुने हुए इन दो पदों को आप क्या कहोगे? सामासिक पद कहोगे। क्या कहोगे? सामासिक पद। तो बादल और सांवला ये दोनों क्या हो गए? सामासिक पद हो गए। अब जब हम समास करने की प्रक्रिया की ओर जाते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि सामान्यतः वाक्य के रूप में हम जिन शब्दों का चयन करते हैं, सामान्यतः वो आने वाले शब्द सभी के सभी किस प्रकार के होते हैं? सामान्यतः वो सभी शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। किस प्रकार के शब्द होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। और जब हम समास करते हैं तो समास की प्रक्रिया में इन्हीं तद्भव शब्दों को हम किस में बदल देते हैं? तत्सम शब्दों के तुल्य बदल देते हैं, या हम इन शब्दों को संस्कृत निष्ठ शब्द बना देते हैं। क्या शब्द बना देते हैं? तत्सम या संस्कृत निष्ठ शब्द बना देते हैं। तो जब हम संस्कृत निष्ठ शब्द बनाने की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने जो बादल शब्द लिखा है, इस बादल का जो एक तत्सम रूप है, जो संस्कृत निष्ठ रूप है, वो क्या हो जाएगा? इसका जो रूप हो जाएगा, बादल का जो रूप हो जाएगा, वो हो जाएगा घन। क्योंकि बादल शब्द जो है वो हिंदी का है, ये संस्कृत शब्द नहीं है। लेकिन घन शब्द क्या है? संस्कृत शब्द है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो तत्सम बनाएंगे या फिर क्या बना देंगे? संस्कृत निष्ठ शब्द सामान्यतः बना देते हैं। इस प्रक्रिया का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना और इसका हमें यथास्थान अनुसरण भी करना होगा। और जो ये सांवला शब्द है, सांवला का शुद्ध तत्सम रूप क्या हो जाता है? श्याम हो जाता है। क्या हो जाता है? श्याम। तो हमने यहाँ पर बादल को घन में रूपांतरित कर लिया है, सांवला को श्याम में रूपांतरित कर लिया है। यानी कि जो सामासिक पद तद्भव रूप में थे, हमने उन शब्दों को किस में कन्वर्ट कर लिया है? तत्सम शब्दों में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन आप देखोगे कि मूल रूप से अभी जो ये शब्द हैं, ये शब्द किस प्रकार के हैं? अभी ये शब्द आपको सामासिक पद के रूप में ही मानने हैं। इन पदों को किस रूप में मानना है? सामासिक पदों के रूप में ही मानना है। और अब इन घन और श्याम, इन दोनों सामासिक पदों को जब हम जोड़ेंगे तो जुड़कर इनका जो हमारे सामने एक नया शब्द बनेगा, वो शब्द क्या हो जाएगा? वो शब्द हो जाएगा समस्त पद। यानी घन और श्याम, इन दोनों शब्दों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे सामने नया शब्द क्या बन जाएगा? घनश्याम।
और ये जो घनश्याम शब्द बना है, इस शब्द को आप क्या कहोगे? तो मित्रों इस शब्द को आप कहोगे, इसको आप कह दोगे समस्त पद। क्या कह दोगे? समस्त पद। समस्त पद इसलिए क्योंकि संपूर्ण वाक्य का जो अर्थ है, जो समस्त अर्थ है, वो समस्त अर्थ इस एक शब्द के अंतर्गत समायोजित हो गया है। तो इसलिए इस पूरे वाक्य का संपूर्ण अर्थ प्रदान करने वाला संपूर्ण अर्थ प्रदान करने का जो सामर्थ्य रखने वाला शब्द है, वो शब्द क्या हो गया है? अब एक घनश्याम शब्द हो गया है। ये शब्द समर्थ है इस पूरे वाक्य का अर्थ प्रदान करने में, इसलिए यह शब्द क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी परिभाषा यानी समास विग्रह की परिभाषा, उसका क्रम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा कि ये जो समस्त पद जो हमने बनाया है, इसी प्रक्रिया को हम फिर से वापस उल्टी गति में दोहरा देंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समास विग्रह की प्रक्रिया कहलाएगी। इसी प्रक्रिया को आप क्या कहोगे? समास विग्रह की प्रक्रिया कह दोगे। इसी को समास विग्रह कहा जाता है। समास विग्रह में यानी कि किसी भी समस्त पद में प्रत्यक्ष का मतलब कि जो शब्द प्रस्तुत हैं, जो शब्द हमें दिए गए हैं, तो दिए गए शब्द कौन कौन से हैं? घन और श्याम, ये दो शब्द यहाँ पर प्रस्तुत है, प्रत्यक्ष है। और इन दो के बीच में परोक्ष क्या है? तो के समान है। जो ये खंड है, ये पूरा क्या है? परोक्ष है। यानी इसको इन दो शब्दों के को संयोजित करने की प्रक्रिया में के समान है, जो इस पूरे भाग को छिपा दिया गया है, तो छिपे हुए को क्या बोलते हैं? परोक्ष बोलते हैं। तो समास विग्रह की परिभाषा भी मैंने यही लिखवाई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी समस्त पद में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में प्रयुक्त सभी पदों को पृथक करके एक वाक्य के रूप में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो आप यहाँ पर एक बात देख लीजिएगा कि ये जो वाक्य था, इसमें हमने जिन दो शब्दों को चुना था, चुनने के बाद में जिस भाग को हमने छिपा दिया है वो हो गया परोक्ष, और जिस भाग को हमने उपयोग में ले लिया है वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष। तो इन्हीं प्रत्यक्ष और परोक्ष पदों को व्यवस्थित रूप से रखने का जो एक वापस उल्टा क्रम है, इस क्रम को हम क्या कह देंगे? समास विग्रह कह देंगे। यहाँ पर आप इन परिभाषाओं को एक बार सबसे पहले वापस दोहरा लीजिए। सबसे पहले मैंने बात की थी सामासिक पद के बारे में, आपने यहाँ पर भी देखा मैंने सामासिक पद लिखा। इस सामासिक पद के लिए मैंने आपको क्या कहा था? आप इस परिभाषा की मदद लीजिए। किसी वाक्य या कथन में, तो हमारे पास यहाँ वाक्य या कथन क्या हो गया? आप देख सकते हैं बादल के समान है जो सांवला, हमारे पास ये कथन एक आ गया है। तो इस वाक्य यानी बादल के समान सांवला है, जो इस कथन में न्यूनतम रूप से चिन्हित वे दो पद जिन्हें संयुक्त करने मात्र से संपूर्ण कथन का अर्थ बोध हो जाए। यानी कि इस वाक्य में हमने इसी वाक्य के समान अर्थ को प्रदान करने की योग्यता रखने वाले दो शब्दों को यानी बादल और सांवला को हमने चुना था। ये शब्द वाक्य के रूप में मैंने आपको बताया था तद्भव रूप में थे। समास की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने इन शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन किया। इन तद्भव शब्दों को तत्सम या संस्कृतनिष्ठ शब्द में हमने परिवर्तित किया। तो बादल का संस्कृतनिष्ठ रूप क्या हो गया? घन, और सांवला का तत्सम रूप क्या हो गया? श्याम हो गया। और ये जो शब्द हैं अभी तक आप जानते हैं कि मूल रूप में केवल सामासिक पद ही हैं। हम यहाँ पर बादल के समान सांवला, बादल के समान है जो सांवला, इसके स्थान पर घन के समान है जो सांवला, ये भी रख सकते थे। लेकिन अभी तक भी अर्थ की दृष्टि से ये पद इसी के समान अर्थ प्रदान करते हैं। लेकिन अब जब हमने इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया है और जोड़ करके इनके योग से एक नया शब्द हमने बना दिया है, और वो शब्द हमने क्या बनाया है? घनश्याम शब्द बनाया है। तो ये जो घनश्याम शब्द हमने बनाया है, ये शब्द क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। यानी समस्त पद की परिभाषा पर जब आप ध्यान दोगे तो सामासिक पद के आगे की प्रक्रिया ही समस्त पद है। यानी यहाँ पर हमने शब्दों को चुनकर के केवल सामासिक पद उनको माना था। यहाँ पर हमने क्या किया? सामासिक पदों को जोड़ दिया। तो सामासिक पदों के योग से निर्मित जो नवीन पद रचना है उसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। और इसीलिए हमने जुड़े हुए संयुक्त रूप को हमने क्या कहा है? समस्त पद कहा है। और समास विग्रह में वापस प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष घन और श्याम दो शब्द हैं, और परोक्ष के समान है जो ये है। और इन्हीं पदों को पृथक करके एक वाक्य के रूप में जो लिखने की प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहेंगे? समास विग्रह कहेंगे। निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि ये जो मैंने तमाम प्रक्रिया बताई है ये अच्छी तरह से आपके समझ में आ गई होगी। और अब मैं बात करता हूं समास से जुड़े हुए कुछ और आगे अनसुलझे जो आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को सुलझाने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आगे बता रहा हूँ आपको समास के भेद। समास के भेद को लेकर कई बार
बहुत सी उलझनों का हमें सामना करना पड़ता है, हम उलझते रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो ये जो भेद हैं, हम दो आधारों पर समास का जो समास के जो भेद हैं उन भेदों को हम पढ़ेंगे, जिनमें हमारा जो पहला आधार है वो क्या हो जाएगा, पद की प्रधानता के आधार पर। पद की प्रधानता के आधार पर। और दूसरा जो हमारा आधार हो जाएगा वो हो जाएगा शब्द रचना के आधार पर। दूसरा भेद क्या हो जाएगा, शब्द रचना के आधार पर। तो हमारा जो पहला आधार है वो क्या हो गया, पद की प्रधानता, और दूसरा क्या हो गया, शब्द रचना। तो इन दो आधारों पर अब हम समास के जो भेद है इन भेदों को हम एक बार पढ़ेंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले पद की प्रधानता के आधार पर हम समास के भेदों को किस प्रकार से स्वीकार करेंगे, किस प्रकार से हम इन समास के इन भेदों को पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सामान्यतः जब आप समास के जो भेदों के बारे में पढ़ते हैं तब यहाँ जो मैं शब्द लिखूंगा, जो वाक्यांश लिखूंगा, वो निश्चित रूप से परिभाषाओं में भी आपकी काफ़ी मदद करेंगे। और आप देखोगे कि पिछले प्रश्न पत्रों में भी यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं। सारे जो प्रश्न बनते हैं वो केवल समास के जो रूप होते हैं, जो उदाहरण होते हैं, उनमें से ही नहीं बनते हैं। कई बार परिभाषाओं में भी बहुत उच्च श्रेणी के प्रश्न जो हैं बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पद की प्रधानता के आधार पर। तो जो पहला भेद होता है वो ये कहता है कि पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान यानी पहला पद जहाँ पर क्या हो, प्रधान हो। तो सामान्यतः हम जानते हैं कि जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है वहाँ समास कौन सा होता है, वहाँ समास बताया गया है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास बताया गया है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब हम बात करते हैं शब्द रचना के आधार पर। तो शब्द रचना के आधार पर भी इसी भेद को स्वीकृति दी गई है, यानी शब्द रचना में भी अव्ययी भाव समास को स्वीकृति दी गई है, अव्ययी भाव समास। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे भेद के बारे में। तो दूसरा जो भेद है वो ये कहता है उत्तर पद प्रधान। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पूर्व पद का मतलब पहला पद प्रधान, यानी समास में जो सामान्यतः हम दो पदों को देखते हैं तो जहाँ पर पहला पद प्रधान हो जाता है वहाँ पूर्व पद प्रधान यानी कि अव्ययी भाव समास हो जाता है। अब ये पद प्रधान क्यों है, इसकी प्रधानता के उपकारक तत्व क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब अव्ययी भाव समास के भेद को हम पढ़ेंगे। इंतज़ार कीजिएगा थोड़ा सा, बहुत ही जल्दी हम इन भेदों पर आने वाले हैं। लेकिन तब तक आपको इन भेदों के जो संख्या है उनके निर्धारण को जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं जहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो, तो उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर भी यानी शब्द रचना के आधार पर भी इस भेद को बराबर रूप से स्वीकृति दी गई है। किस रूप में दी गई है, तत्पुरुष समास के रूप में स्वीकृति दी गई है। तो यहाँ पर समास क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब हमारी सारी समस्या की जो जड़ है वो यही तत्पुरुष समास है, क्योंकि जब हम तत्पुरुष समास का गहन रूप से अध्ययन करते हैं, वैसे मैं आपको पूरा बहुत डिटेल से बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा जो सामान्यतः आपको अन्य कक्षाओं में नहीं मिलती है। मैं वो बातें भी आपको बताऊंगा जो अक्सर आपको परिभाषाओं में, मतलब परीक्षा के प्रश्न पत्रों में आपको दिखाई देती है। किताबों में नज़र नहीं आते, कक्षाओं में कहीं नज़र नहीं आते, लेकिन मेरी क्लास में आपको तमाम जानकारी मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि तत्पुरुष समास के भेद। तो मित्रों, तत्पुरुष समास के जो भेद है वो व्याकरण में दो भेद बताए गए हैं मूल रूप से, जिनमें इसका जो पहला भेद क्या बताया गया है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। क्या भेद बताया गया है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। इसके जो दो भेद बताए गए हैं, पहला भेद क्या बताया गया है इसका, व्यधिकरण, और दूसरा जो इसका भेद बताया गया है वो भेद बताया गया है समानाधिकरण। तो व्यधिकरण और समानाधिकरण तत्पुरुष, ये दो तत्पुरुष समास के सामान्य भेद होते हैं, जिनमें से यदि हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के बहुत से भेद हो जाते हैं। इसके 6 भेद तो विभक्तियों पर आधारित हो जाते हैं, और इसके बाद में भी नए तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास
इन 4 नामों से और होकर के और कुल व्यधिकरण तत्पुरुष समास के इस प्रकार आपके सामने कितने भेद हो जाते हैं? 10 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 10 भेद हो जाते हैं, जिनका अध्ययन हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत बहुत ही विस्तृत रूप से, बहुत ही व्यवस्थित रूप से करेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष समास की यदि हम बात करते हैं तो समानाधिकरण तत्पुरुष यानी जहां पर दोनों पदों के अधिकरण, अधिकरण का तात्पर्य होता है विभक्तियां, तो जहां पर दोनों पदों में विभक्तियां समान हो जाती है, विभक्तियों को ही अधिकरण कहा गया है, आधार कहा गया है। तो जहां दोनों पदों में विभक्तियां समान हो जाती है वहां पर समास समानाधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। और जब विभक्तियां समान हो जाती है तो उनमें से सामान्यतः एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य या फिर एक पद उपमान या एक पद उपमेय के रूप में आता है। और उपमान और उपमेय या विशेषण विशेष्य का प्रयोग आप जानते हैं किस समास में होता है? तो वो होता है कर्मधारय समास में। तो सामान्यतः जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है यही क्या है? कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास में जब हम विशेषणों की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ शब्द तो संख्या विशेषण होते हैं और कुछ शब्द संज्ञा विशेषण होते हैं। तो संख्या विशेषण तो कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाते हैं, संज्ञा विशेषण तो कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन जहां पर संख्या विशेषण आ जाते हैं यानी विशेषण के रूप में पहला शब्द कोई संख्यावाचक हो जाता है, वहां कर्मधारय समास का फिर से एक और भेद बन जाता है और वो भेद क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद क्या हो जाता है? द्विगु हो जाता है। हम इसको एक व्यवस्थित क्रम में यहाँ पर लिख लेते हैं जिस प्रकार से लिखते आए हैं। विस्तृत चर्चा हम आगे जब समास अध्याय में तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में निश्चित रूप से। तो यहाँ अब आप समझ गए होंगे कि जो तीसरा भेद आने वाला है शब्द रचना के आधार पर वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। और इसी कर्मधारय समास का एक भेद और हो जाता है आगे, जिसमें पूर्व पद क्या हो जाता है? संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। और जहां पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो गया वहां समास कौन सा हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि शब्द रचना के आधार पर आपके पास समास कितने हो गए? शब्द रचना के आधार पर समास 4 हो गए, जबकि पद की प्रधानता के आधार पर समास अभी आपके पास में केवल 2 ही है। अब हम बात करते हैं, यहाँ एक कदम और आगे चलते हैं। यहाँ का जो तीसरा भेद हम लिखते हैं उभय पद प्रधान। उभय पद प्रधान, उभय का मतलब होता है दोनों। तो आप जानते हैं कि जहां पर पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान हो जाते हैं वहां समास कौन सा हो जाता है? तो मित्रों वहां पर समास हो जाता है द्वंद्व समास। तो यहां पर हम समास का जो 5वां भेद पढ़ेंगे वो समास का 5वां भेद क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा भेद हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इस प्रकार शब्द रचना के आधार पर भेद 5 हो गए, जबकि पद की प्रधानता के आधार पर भेद कितने हैं? 3 हैं। और यहाँ का जो मैं चौथे भेद की बात करता हूँ तो ये चौथा भेद हो जाता है अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान यानी ना तो पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, दोनों पदों को छोड़ करके कोई अन्य पद या अन्य अर्थ प्रधान हो जाता है। वहाँ पर मित्रों समास कौन सा होता है? तो वहाँ पर समास होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। ये बहुव्रीहि जो शब्द है आप लिखने में ही कई बार गलतियां कर देते हैं, बहुव्रीहि कर देते हैं, जबकि बहुव्रीहि नहीं होता है, ये शब्द होता है बहुव्रीहि। व्रीहि का मतलब होता है धान। धान यानी इसका अर्थ संस्कृत में बताया गया है चावल। क्या बताया गया है? चावल। तो ये बहुव्रीहि है। व्रीहि में ई की मात्रा दीर्घ होती है और ही में ई की मात्रा ह्रस्व होती है, छोटे ई की मात्रा होती है। शब्द को बहुत ही ध्यान से देखें। ये शब्द निश्चित रूप से पिछली कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को यदि आप देखते हो तो शब्द शुद्धि में ये शब्द पूछा गया है। बहुव्रीहि का शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप क्या है? तो वहाँ पर इस रूप को सही माना गया है। शब्द को ठीक से देखें, सुने, समझें और पढ़ें। हम यहाँ पर बात करते हैं आगे। तो शब्द रचना के आधार पर भी बहुव्रीहि समास को स्वीकृति दी गई है। तो इस प्रकार अब आप जानते हैं कि समास के भेद, अगर प्रश्न ये आ जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं, तो मित्रों पद की प्रधानता के आधार पर जब भेद पूछे जाए तो निश्चित रूप से आपके पास में इसका एक जवाब होना चाहिए कि पद के प्रधानता के आधार पर समास के भेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और यही यदि प्रश्न पूछ लें कि शब्द रचना के आधार पर समास कितने होते हैं, तो मित्रों शब्द रचना के आधार पर समास के भेद बताए गए हैं 6। कितने भेद बताए गए हैं? 6 भेद बताए गए हैं। अब यदि आपको कभी कभी बिना कुछ आधार दिए पूछ लेते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं, वहाँ विकल्प में आपको दे दिया
3, 4, 5, 7। अब इनमें से आप किस विकल्प को चुनोगे? तो मित्रों यहाँ पर हम समास के जो सामान्य 6 भेद से समझते हैं, 6 भेद यहाँ विकल्प में दिया हुआ नहीं है, विद्यार्थी परेशान हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न जो पूछा गया है ये पद की प्रधानता के आधार पर पूछा गया है और ऐसी स्थिति में आपको भेद कितने चुनने हैं? 4 भेद वाला विकल्प चुनना है। इसी तरह से यदि समास के भेद कितने होते हैं ये पूछ लिया जाए और विकल्प में आपको दे दिया 3, 4, 5, 6, तो इस आधार पर जो सवाल पूछा गया है या फिर 4 का विकल्प आपको दिया नहीं है और 4 के विकल्प के स्थान पर आपको जो दे दिया है कुछ नया शब्द ही दे दिया है। यहाँ पर आपको मान लीजिए दे दिया 5, 7, 8, 5, 7, 8 इस प्रकार से दे दिया है। तो विकल्प अगर 3, 5, 7, 6, तो ऐसे स्थिति में जो सवाल पूछने का जो आधार है वो क्या हो जाता है? शब्द रचना हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप किसको चुनोगे? आप 6 को चुनोगे, क्योंकि शब्द रचना के आधार पर समास कितने बताए गए हैं? 6 समास बताए गए हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि सवाल आपको पूछ लेते हैं जिसमें 4 का भी विकल्प होता है, 6 का भी विकल्प होता है, भेद पूछ लिया 3, 4, 5, 6। तो ऐसी स्थिति में जब हिंदी में सवाल पूछा जाता है मित्रों तो हमें 6 के विकल्प को ही चुनना है। समास के हिंदी में भेद कितने बताए गए हैं? 6 भेद ही बताए गए हैं और 6 भेदों को भेदों के पृथक पृथक भेदों के रूप में स्वीकार किया गया है हिंदी व्याकरण में। तो इस प्रकार से समास के जो भेदों की उलझन है, मैं समझता हूँ कि अब आपकी वो उलझन नहीं रही होगी, वो सुलझ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं इसके अन्य और उदाहरणों के बारे में। तो मित्रों हाँ, यहाँ पर हम अब बात करेंगे समास के इन भेदों के विस्तृत अध्ययन के बारे में। तो विस्तृत अध्ययन में हम सबसे पहले किसको चुनेंगे? जहाँ पर पूर्व पद प्रधान यानी समास का जो पहला भेद बताया गया है वो कौन सा बताया गया है? अव्ययी भाव समास। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं मित्रों, कई बार संस्कृत को आधार बना करके भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो संस्कृत को आधार बनाकर पूछ ले कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार समास के भेद कितने हैं, या अष्टाध्यायी के अनुसार समास के भेद कितने हैं, या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने हैं। तो मित्रों इन सभी ग्रंथों के अनुसार समास बताए गए हैं, 5 समास बताए गए हैं। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानम अव्ययी भाव समास, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानम तत्पुरुष समास, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास। इन 4 के अतिरिक्त जो एक और 5वां भेद बताया गया है वो भेद विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, यानी कि केवल समास को एक भेद के रूप में बताया गया है। किसमें? पाणिनि व्याकरण में बताया गया है। तो इसके बारे में हिंदी में सामान्यतः प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों इस वीडियो में आज हमने समास के इन भेदों के बारे में पढ़ा है। समास का जो अध्याय है आपके किन किन एग्ज़ाम्स में बहुत मददगार हो सकता है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि खासकर यदि आप रीट की या आर टेट की तैयारी कर रहे हो, अब चाहे रीट हो चाहे आर टेट हो, समास चैप्टर समास ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। इसके अलावा यदि आप पटवार की तैयारी कर रहे हो या आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो या इसके अलावा आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, एसआई में बहुत ही उच्च श्रेणी के सवाल पूछे जाते हैं हिंदी में से, क्योंकि वहाँ हिंदी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए एसआई के साथ में यदि आप आरआरबी की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी समास अध्याय के सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य स्तरीय किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हो, यदि आप आरपीएससी या हाईकोर्ट के एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो एलडीसी में भी हिंदी विषय निश्चित रूप से है और उसमें समास अध्याय भी निश्चित रूप से दिया हुआ है। तो इन तमाम परीक्षाओं में, इसके अलावा यदि आप आरएएस बड़े स्तर की परीक्षाओं की यदि मैं बात करूं तो आरएएस या यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, निश्चित रूप से मैं आपको समास का जो अध्ययन है वो उसी स्तर पर करवाऊंगा। किसी भी तरह से हमें कंजूसी नहीं करनी है, न तो समास के भेदों में, न उन भेदों की व्याख्या करने में, और न व्याख्या को समझने के लिए उदाहरणों को लेने में किसी प्रकार से कोई कंजूसी नहीं करनी है। और इसके अलावा कुछ और भी जो केंद्र स्तरीय परीक्षाएं जो होती है, जिसमें अगर मैं बात करूं
KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की, या उसके बाद में मैं बात करूं NVS की, नवोदय विद्यालय समिति की, या उसके बाद में मैं बात करूं DS SSB की। तो इन तमाम परीक्षाओं में और इसके अतिरिक्त भी अन्य जितनी भी केंद्र और राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती है और जिनमें हिंदी व्याकरण को सम्मिलित कर रखा है और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास को सम्मिलित कर रखा है, निश्चित रूप से सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूं उन्हीं में से आने हैं, इतना आप तय करके बैठिएगा। यदि आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो व्याख्याता के अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी प्रथम प्रश्न पत्र में भी है, और जिन्होंने हिंदी विषय से ही जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समास चैप्टर एक वरदान हो जाता है। यहाँ पर मित्रों बहुत ही उच्च स्तर से मैं इस पूरे चैप्टर का अध्ययन करवाने वाला हूँ। नियमित रूप से आप इस वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें। पढ़ने के लिए जब भी आप वीडियो को प्ले करें साथ में कॉपी और पेन साथ में होना ज़रूरी है, ताकि जो चीज़ें आपको ज़रूरी लगे या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उनका डिक्टेशन साथ साथ में लिखते रहें। और मित्रों इसी प्रकार पढ़ाई के एक व्यवस्थित रूप से जुड़े रहने के लिए आप चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को इस वीडियो से और इस संस्थान से जोड़ने का जो एक सार्थक प्रयत्न है वो प्रयत्न करें। यहीं तक के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।